नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेरा की पाठशाला में। हम हाजिर हैं एक बार फिर आपको ये बताने के लिए कि रेरा से आपके हाथ में आ गई है कितनी बड़ी ताकत और घर खरीदार को अब क्या क्या मिल गए हैं अधिकार। तो हमारी इस रेरा की पाठशाला में हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये समझाएं और ये बताएं कि अब एक घर खरीदार को कितने अधिकार मिल गए और उसका प्रयोग वो कैसे करेगा, क्योंकि ताकत के बारे में तो आपको मालूम है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में जो ज्ञान है जब तक नहीं होगा तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज एक बार हम फिर हाजिर हैं लेकर रेरा की पाठशाला और उसमें हमारे सारे गुरुवर मौजूद हैं। तो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है वेंकट राव साहब, फाउंडर हैं और सीईओ है इंटीग्रेट बिजनेस एडवाइजरी के और रेरा के एक्सपर्ट है। मेरे साथ स्टूडियो में बॉम्बे में है जुमाना बादशाह जो कि ग्रुप हेड है इंडस्ट्री रिसर्च की रेटिंग्स की। आपने भी काफी ज्यादा रेरा को स्टडी किया है। और हमारे साथ शामिल होंगे उदय वावेकर साहब जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर्टी गुरु में आप उन्हें हमेशा हमारे साथ देखते हैं और रेरा को अच्छी तरह जानते समझते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो वेंकट साहब, शुरुआत में आपसे करता हूं। कल हमने बात की थी ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अब 1 तारीख के बाद लॉन्च होंगे, तो लोग उसमें क्या करें, क्या ना करें, क्या देखें। लेकिन आज हम बात करेंगे जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे रेरा का, वो ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं जो बन रहे हैं और अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं, जिसमें रेरा के डेफिनेशन के हिसाब से सीसी या ओसी नहीं आया है, उनके बारे में क्या होगा। तो मेरा पहला सवाल ये कि जो लोग भी इस समय घर खरीद के बैठे हुए हैं उन्हें अब क्या देखना चाहिए, रेरा से क्या समझने की जरूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रेरा एक्ट जो एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स जिन पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया हो वो सारे रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ जाते हैं। अब ये रूल्स स्टेट वाइज दिए गए हैं, स्टेट वाइज अपने रूल्स नोटिफाई करने थे और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आना था। जिनको अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एप्लीकेशन विद इन 3 मंथ्स आपने फाइल करना है और रजिस्ट्रेशन कराना है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन उनको अभी तक अवेलेबल नहीं था या आगे जो भी होना है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन नेचुरली अपलोड करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कि क्या समय लग जाएगा अब फर्दर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में और कितना पैसा लग जाएगा, अभी तक क्या अप्रूवल्स हैं क्या नहीं है, वो सारा इंफॉर्मेशन अब आपको अपरेंटली सामने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को सामने इमीडिएटली दिख जाएगा। अब जो भी एग्जिस्टिंग राइट्स कैसे एनफोर्स करने हैं उसके बारे में हम डिटेल में फर्दर बात कर सकते हैं। उदय साहब, मैं जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था, मैं आज भी वो चीज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना, कि मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी जाके बिल्डर्स की, तो कुछ लोगों ने तो ठीक है वैसी वेबसाइट दिख रही है जैसे रेरा से पहले, कहीं कहीं दिख रहा है कि आपने प्रोजेक्ट्स के डिटेल हटा लिए, एक लाइन लिख के छोड़ दिया कि रेरा कंप्लायंस है, अंडरगोइंग है, जब अपडेट हो जाएगा। तो यानी कुछ लोग तो आगे बढ़ गए हैं उसके ऊपर, लेकिन हजारों प्रोजेक्ट होंगे जहां लोगों की बुकिंग इस समय है और अभी डिलीवरी नहीं हुई है, तो अब उन्हें अपने बिल्डर से फोन लगा के क्या सवाल पूछना है? मेरा 2 चीज है कि भाई उनको ये पूछना है कि आप रेरा के अंडर रजिस्टर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिकॉज टाइम दिया है 3 महीने का। जब से कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट चालू हो जाएगा ये एक्ट कोई भी स्टेट में, विद इन 3 मंथ्स दोज प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है और टेस्ट है बिल्डिंग कंप्लीशन। बॉम्बे में कई बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन है मगर बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं है आज भी। तो ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और वो तो प्रोजेक्ट 10-10 साल 20-20 साल पुराने हैं, तो उसमें क्या होगा। तो इसकी एक क्लैरिफिकेशन है, लोगों को एक कंफ्यूजन हो गया है, शायद हमारे एक्सपर्ट भी मेरे यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे। पर मेरा एक वैयक्तिक मत ये है कि जो प्रोजेक्ट्स में ओसी मिला है, क्योंकि क्या है समटाइम्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट कानून कहता है कंप्लीशन होना चाहिए, बम्बे जैसे शहर में कई बिल्डिंगों को कंप्लीशन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अगर ओसी है आपको तो विच एवर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्यूपेशन, तो दैट दोनों में से जो भी हो वो होना जरूरी है। नहीं है तो 3 महीने के अंदर इन सारे प्रोजेक्ट्स को रेरा के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट, दे कैनॉट गेट आउट ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन बिजनेस। सेकेंडली, इनकी राहत, जैसे एक महाराष्ट्र आप ले लो एग्जांपल, इनकी जो राहत है उनको एग्जिस्टिंग एक्ट में भी मिल सकती। मोफा अभी तक रिपील नहीं हुआ, मोफा के अंदर आप केस दायर कर सकते हैं, केसेस दाखिल कर सकते हैं
और रेरा के अंडर भी दाखिल कर सकते हैं, तो दोनों के अंदर आपको ये सुविधा महाराष्ट्र में। मजे की बात ये है कि ये जो सारा मामला है कंप्लीशन सर्टिफिकेट का, ये मुझे गलत लगता है कि नेशनल रेरा ने, सेंट्रल अथॉरिटी ने या लेजिस्लेशन ने हर स्टेट पे छोड़ दिया है। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश की स्टेट है, उत्तर प्रदेश की स्टेट कहती है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करना है, बहुत कुछ हो गया। हाँ, ये बात है। चलिए इस पे मैं लौट के आता हूं, क्योंकि ये आप सही कह रहे हैं, अलग अलग स्टेट ने या अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया और वो डेफिनेशन बड़ी वियर्ड सी लग रही है सुनने में। जुमाना जी, ये बताइए कि अभी तो सिर्फ 14 राज्य हैं, कल तक 13 थे, अब एक और बढ़ गया है जहां पर रेरा के नियम नोटिफाई हुए हैं, लेकिन बाकी की जो स्टेट्स बच गई हैं, यूनियन टेरिटरीज, वहां तो अभी कुछ है ही नहीं। वहां पे लोग क्या करेंगे? तो अभी तक जिस स्टेट्स में नोटिफिकेशन हो गया है वहां तो यू हैव सम ड्राफ्ट विच इज अवेलेबल, वो एक्ट तो है आपके पास। दूसरे स्टेट्स में आपके पास ड्राफ्ट कुछ है, उसको देखना चाहिए। आई थिंक जैसा उदय जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मोफा महाराष्ट्र में, तो दूसरे स्टेट्स के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और साथ में बहुत सारे स्टेट्स में एक्चुअली जैसे कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, जिसमें ऑलरेडी ड्राफ्ट फाइल हो चुका है। सो ड्राफ्ट के हिसाब से, और ड्राफ्ट वेदर द ड्राफ्ट इज इन लाइंस के आपके सेंट्रल रेरा के अकॉर्डिंग है या सेंट्रल रेरा के अकॉर्डिंग नहीं है, वो देख के आई थिंक अभी भी चांस है, बिकॉज अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं या सजेशन रेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है कि कितना होगा कितना नहीं होगा, बट एटलीस्ट वो एक एंगल मिल सकता है, और आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कैसे आने वाला है रेगुलेशन, और उसके हिसाब से अगर आप अभी जा रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट को बाई करने के लिए, जैसे जिसमें है, तो आप अभी के सेल एग्रीमेंट को एटलीस्ट उसके लाइंस में देख सकते हैं, एंड वहां पे एक एंगल हो सकता है। दूसरा है काफी लोग पोजेशन देते हैं ऑन पोजेशन लेटर, काफी स्टेट्स में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आई है, फिट आउट के लिए आपको पोजेशन दे दिया, लेटर दे दिया आपको। अब उस पे आपको वेदर पूरा पैसा देना है नहीं देना है, बिकॉज रेरा के हिसाब से तो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और उसके बाद ही आप पैसा देना चाहिए। तो पहले ये हो जाता था कि बिल्डर बोलेगा नहीं लेना है तो आप आपकी मर्जी, फिर आपको पीछे से आपको ही डिले हो रहा है, आप रेंटल पे कर रहे हैं या कुछ है, आइए और पोजीशन ले लीजिए, आइए पोजीशन ले लीजिए, पेनल्टी तो आपको मिलेगी नहीं। पर अभी रेरा के हिसाब से वो एक एंगल आ जाएगा कि पोजीशन आप लेना चाहते हैं तो आप मत लीजिए, बिकॉज एक तरह से या तो आप पोजीशन ले लीजिए तो भी व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क के अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आपको स्टिल पेनल्टी का स्कोप है क्या? ठीक है, लेकिन वेंकट साहब, मुझे एक जो सवाल मन में उठता है कि ये आपने कर दिया रेरा लागू, लेकिन अब जो क्लॉज है कि आपको 70% पैसा जो है वो एस्क्रो में रखना पड़ेगा और तमाम और चीजें, अब जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें ये चीजें कैसे मैनेज होगी, कैसे इनका हिसाब किताब निकाला जाएगा? क्योंकि वो पैसा पहले तो कोई एस्क्रो बना नहीं, तो क्या बिल्डर जेब से एस्क्रो बनाएगा और पैसा डालेगा? कैसे देखेंगे इसे और लोगों को क्या समझना चाहिए इसमें? देखिए, अभी जो क्लॉजेस हैं जो एग्जिस्टिंग, अगर मान लीजिए आप दिल्ली वाले में भी रूल्स में देखेंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरी वाले में भी या अपना इवन महाराष्ट्र वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यूपी में और एमपी में क्लैरिटी नहीं है, बट रूल्स में ये क्लियरली आ रहा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मैं स्पेसिफिकली उस बात पे हूँ जहाँ पे 70% जो है आपको डिपॉजिट करना है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो भी अब जो पैसा आने वाला है वो पैसा आपको 70% उसका डिपॉजिट करना है और आपको ये बताना होगा कि कितना आपको फर्दर जो है कंप्लीशन के लिए समय लगेगा और कितना आपको पैसा लगेगा। अब महाराष्ट्र में थोड़ा डिफरेंट है, महाराष्ट्र में उन्होंने रिसीवेबल्स भी अकाउंट किया है और कहा है कि जो पैसा अगर मान लीजिए आपका लगना ज़्यादा है और आपने कम पैसा आना है तो उन्होंने कहा कि 100% तक भी जो है आप डिपॉजिट करें। तो अभी ये जो देखिए जितने जहाँ जहाँ क्लियरेंस क्लैरिफिकेशन है उन पे तो थोड़ा बहुत चल सकते हैं, जिन राज्यों में नहीं है उनमें अभी भी एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है। जो आप बात कर रहे थे मैं उसी पे आता हूं कि अब ये जो राज्यों पे छोड़ दिया है खास तौर पे कि आप प्रोजेक्ट की डेफिनेशन को क्या पकड़ेंगे, जैसे यहां पर महाराष्ट्र में सीसी और ओसी की बात हो रही है, कुछ राज्यों में मैंने देखा है कि उन्होंने जब ये देखा है कि कौन सा प्रोजेक्ट आएगा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, तो उसमें कर दिया है जहां पर 60
60% फ्लैट बिक गए या 60 यूनिट, माफ की 60% तो बहुत होता है, 60 यूनिट बिक गई है, उसको आप ऑनगोइंग नहीं मानेंगे। जहां पे एक्स काम हो गया उसको आप ऑनगोइंग, तो हर राज्य ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बना लिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये गलत है। हाँ। क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। नेशनल रेरा, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यूपी कह रहा है कि मियर एप्लीकेशन, मतलब आप एक अप्लाई कर दो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, आप रेरा के अंदर नहीं आएंगे। राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट है उसके खिलाफ है। फकीर चंद गुलाटी, पैरा 26 ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेरी क्लियरली सेज, वो बता रहे हैं फकीर चंद गुलाटी के केस में सुप्रीम कोर्ट कि केवल एक अर्जी देना उसी के लिए या बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए काफी नहीं है। बिल्डर को उसी लाना है, बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाना है, वो उसका वैधानिक कर्तव्य है। हाँ, जैसे मैं ये भी पढ़ रहा हूँ कि कुछ राज्यों ने ये भी कर दिया है कि अगर आपने कुछ कॉमन फैसिलिटीज बनाई है वो बना के हैंड ओवर कर दिए तो भी आपका माना जाएगा कि गलत है। वो भी गलत है। कैसे होगा? क्योंकि कल वो अथॉरिटी इनको घर से बाहर निकालेगी, इनके ऊपर जुर्माना डालेगी, तो कैसे होगा? दूसरी बात जो है, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा किया है एक तरह से कि आपको 3 महीने के अंदर, ये तो कॉमन है सारे मोस्टली स्टेट में, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट जो है, जो कंप्लीट नहीं है, जहां पोजीशन नहीं दिया है, इन सारे प्रोजेक्ट को 3 महीने का अवधि दिया है। 3 महीने के बाद 3 महीने तक वो बेच भी सकते हैं। हाँ, और 3 महीने के बाद 90 डेज का टाइम इनको फर्दर महाराष्ट्र ने दिया कि आप बेच सकते हैं। अगर आप 90 डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आप बेचना भी बंद कर दीजिए। राइट, चलिए, तो ये वो बातें हैं जो अब आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं समझता हूं अधिकांश लोग तो यहाँ वही है, ज्यादातर वही है। 1 तारीख तो अभी गुजरी है, कितने लोगों ने नया घर खरीद लिया होगा एक के बाद, शायद रुक के बैठे होंगे कि अब तो रेरा आ गया, समझ लें फिर खरीदें। लेकिन 90% या कहूं करीब 100% लोग वही हैं जो पहले से घर खरीदे हुए हैं और आज किसी ना किसी कारण से परेशान है। तो ध्यान से सुनिए, हम यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और आपको बताएंगे कि अगर रजिस्टर भी हो गया आपका प्रोजेक्ट, उसके बाद आपको क्या देखना है, क्या जांचना है और बिल्डर से क्या सवाल पूछने हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। रेरा की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज इस पाठशाला में बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने घर तो बुक कर लिए थे रेरा आने से पहले, लेकिन अब उनके ये प्रोजेक्ट भी रेरा के अंतर्गत आएंगे। तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से प्रोजेक्ट होंगे जो रेरा में गिने जाएंगे, जिन्हें रेरा का फायदा मिलेगा, और उसमें आपको क्या बातें ध्यान में लेकर आनी है। तो जुमाना जी, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको क्या एक चेकलिस्ट रखनी है, आप क्या चीजें पूछेंगे बिल्डर के कि आपने रजिस्टर तो कर लिया, तो अब बताइए ये चीजें कहाँ हैं, वो क्या होंगी? तो एक तो आपको लेआउट और वो सारे प्लान्स तो मिल जाएंगे जो आप फ्रंट पहले दिए हुए हैं आपके सेल एग्रीमेंट के साथ। बट उसके बाद महाराष्ट्र में जनरली क्या होता है, आपका सीसी लेवल्स पे आता है। इवन सैंक्शन प्लान भी ओरिजिनली एक अलग रहता है, एडिशनल एफएसआई लोड होता है, टीडीआर लोड होता है, उसके बाद रिवाइज सैंक्शन प्लान होता है, उसके बाद एडिशनल एफएसआई से बिल्डिंग बनता है। सो दैट इज वन एंगल विच इज ऑल्सो देयर, जिसमें अगर कुछ एडिशंस हो रहे हैं जो आपके ओरिजिनल प्लान में नहीं थे, बिकॉज महाराष्ट्र रेरा ये बोलता है कि आप ओवरऑल प्रोजेक्ट का लेआउट आप दीजिए और जितना अप्रूव्ड है, सैंक्शनड है, वो दीजिए। अगर आपका ओवरऑल लेआउट इज नॉट इन लाइंस, जो आप बाद में एडिशन कर रहे हैं, जैसे कुछ स्लम हो गया, एसआरए प्रोजेक्ट में हो गया, पहले आपका एफएसआई के अलग था, दूसरा एक एडिशनल हो गया, आपके सामने एक बिल्डिंग आ जाएगा, आपको पता नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको चेक करते रहने चाहिए बिल्डर के साथ जाके। और दूसरा एक चीज है कि आपके रेट्स जो होंगे, सेल रेट आपका जो जिस पे आपने खरीदा है, जैसे पर स्क्वायर फीट रेट, वो भी आपके कारपेट एरिया के हिसाब से देखना है। प्लस आपको ये देखना है कि जो बिल्डर एस्क्रो में रख रहा है वो आपके लिए तो एएसआर रेट पे रख रहा है, जो रेडी रेकनर रेट पे है। आपने एक्चुअली पैसा अलग रेट पे दिया है। मान लो कि आपने 10,000 पे रेडी रेकनर रेट है, आपने एक्चुअली दिया है 14,000 पे, तो 4,000 तो पहले ही बिल्डर ने आपका निकाल दिया। तो वो कहाँ रखा जा रहा है और कहाँ यूज किया जा रहा है, तो वो एक क्वेश्चन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया उदय साहब। हाँ, इसमें मैं जोड़ देता हूं, आप भी उसमें बता दीजिएगा कि एक और चीज है कि अब आपको कोई भी चेंज प्लान में करने के लिए 2/3 लोगों की कंसेंट लगेगी। वो कंसेंट तो ली नहीं गई होगी अभी तक, चेंज कर दिया गया होगा, तो क्या अब लोग वापस से उस चेंज को रिवर्स करवा पाएंगे?
बहुत अच्छा सवाल है। रिवर्स तो करना ही पड़ेगा, रिवर्स नहीं करेगा तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा है कि आज मोफा के अंदर सेक्शन 7 बड़ा क्लियरली बोलता है महाराष्ट्र में कि इवन इफ एनी चेंज इन द प्लान है, कुछ भी चेंज आपको करना है 100% कंसेंट है, लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो वो कानूनी आप उसको रोक सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो। सिमिलरली रेरा के अंदर भी प्रोविजन है कि विदाउट 2/3 मेजोरिटी आप ये इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। 2/3 का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि हमको चेक करना चाहिए कि रेट्स जो है वो आजकल अभी रेरा के जो रेट्स है वो आपके रेडी रेकनर के रेट, कारपेट पे और रेडी रेकनर के रेट के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन आपने पैसे तो दिए हैं, पैसे दिए तो आपको वो कंज्यूमर कोर्ट में आप आके, क्योंकि रेरा कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी चलेगा और वो अलाउ किया है पार्लियामेंट ने एज एडिशनल रेमेडी रादर देन रेरा ट्रिब्यूनल्स। क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रेरा ट्रिब्यूनल की एक मैं कहूंगा कि दुखदायी बात है कि आप छोटे रेरा ट्रिब्यूनल में जाओगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर शहर के रेरा ट्रिब्यूनल में आओगे या अपेलेट रेरा ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके ऊपर के वो रेरा ट्रिब्यूनल का जो अपील है वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में दिया है। ओके, यानी कि आपको अपील की अर्जी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में आप चले गए तो वापस सिटी सिविल में आप जाओगे और कितने साल लगेंगे भगवान जाने। तो ये कंज्यूमर में नहीं है। रेरा को अभी भी हम लोग कह रहे हैं और बड़ी जोर से कह रहे हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंट्रल कोर्ट होना चाहिए, सेंट्रल ट्रिब्यूनल होना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग सा स्वतंत्र ट्रिब्यूनल है, स्वतंत्र एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है। ऑलरेडी जो जुडिशरी जिस पे बहुत लोड है उसी में ये लोड मत डालिए। जबकि पार्लियामेंट बड़ी जोर से कह रहा है कि हमें सिविल कोर्ट नहीं चाहिए, हमें वन विंडो चाहिए थी, हमें तो कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं चाहिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे यहाँ पे, क्योंकि एक और ब्रेक का वक्त हो गया, इसलिए वक्त तो आज की चर्चा काफी अच्छी हो रही है, बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने घर बुक करा दिए हैं और अब रेरा से उम्मीद करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं नोट डाउन कर रहे होंगे सारी चीजें। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आके चर्चा को कंक्लूड करेंगे, जो हाईलाइट्स होगी वो आपको फिर बताएंगे। रेरा की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बुक किए हुए हैं वो रेरा में किस तरीके से उसके नियमों का फायदा उठा सकते हैं और अपने लिए अपने घर का हक मान सकते हैं। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ। तो राव साहब, इन कंक्लूड करें अगर पूरी चर्चा को, तो क्या अगर मान लीजिए किसी को नियम देखने हैं, किसी को समझना है कि भाई मेरे लिए क्या हक है, अब मेरा घर ऐसी स्टेज पर है जहां पर मुझे बिल्डिंग तो कुछ कुछ बन गई है लेकिन अब मैं उसमें जा नहीं पा रहा हूं, तो कहां जाके देखे वो? देखिए, जैसा ही प्रोजेक्ट रजिस्टर होगा सारे के सारा इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाना चाहिए। और अगर वेबसाइट अभी जैसे महाराष्ट्र में तो है, एमपी में भी ऑलमोस्ट एक्टिव है, तो जहां नहीं है वहां पे वो अपना एक अर्जी दे के पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकता है। तो उसके बेसिस पे उसे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और अपना स्टेटस एज सच रख के आगे देखें क्या पोजीशन है उनका और उसको फर्दर अपने हक एनफोर्स करें। राइट। जुमाना जी, क्या इस तरीके से अगर मैं देखूं कि रेरा आ गया है, लागू हो गया है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन या इसका जिस तरीके से अब हम देखते हैं कि कानून जो है देश में होते तो बहुत सारे हैं लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ते, इससे उम्मीद करें कि जितनी चर्चा अभी तक हमने की है उसमें लोगों को सच में फायदा होगा? उदय जी, आपके पास भी आता हूं इसके बाद। तो आगे जो प्रोजेक्ट्स रजिस्टर होंगे उसमें तो फायदा होगा। थोड़े ऑपरेशनल इश्यूज आएंगे ही, बिकॉज अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली उसको कैसे लिया जाएगा। बिकॉज अगर जैसे महाराष्ट्र में देख ले तो ये भी लिखा है कि कोई भी जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो भी एक अपना पॉइंट रख सकता है। जैसे महाराष्ट्र में काफी प्रोजेक्ट्स है जो मोस्टली इन्वेस्टर्स है, जिसमें तो इन्वेस्टर भी अपना पॉइंट लेके आएगा, तो उसका नॉट नेसेसरीली कि उसका पॉइंट हमेशा जो बायर है उसकी तरह रहेगा, तो वो एक एंगल आएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाएगा कि जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है जिसमें जैसे कुछ स्टेट्स में पार्ट कंप्लीशन हो गया है, वहां पे रेरा नहीं एप्लीकेबल है, उनके लिए चलिए हाँ, जो कि मैं संक्षिप्त में रखता हूं। उदय जी, इसका जो फाइनल कमेंट है वो क्या? बहुत ही खूबसूरत कानून है। हमारे भारत में कानून बनाने वाले बहुत अच्छा लिखते हैं, पर जब सक्रियता में कानून आता है जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ा सा बदसूरत हो जाता है। क्योंकि सवाल होता है कि आप इनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देंगे। ये सबसे बड़ा
मैं कहूंगा आह्वान है, चैलेंज है राइट। सारे वो भी हमें states को। देखना ही होगा, बिल्कुल। हम क्योंकि- बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं आज मुखर्जी साहब जैसे आप रेरा को रेगुलेटर दिया हुआ है, गौतम जैसे अच्छा रेगुलेटर दिया है, मगर इनके साथ साथ में आपके 3 ही सेंटर होंगे। क्या 3 सेंटर पूरा महाराष्ट्र के देख कमांड से पाएंगे? साबित और ये होंगे? चीज फिर हर राज्य में हर लागू राज्य में होगी कि कैसे? एक रेगुलेटर पूरे राज्य को या उसके साथ आप 2-3 कंज्यूमर सब प्रोटेक्शन रेगुलेटर। एक्ट लीजिए, संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अभी 11 सेंटर्स दिल्ली में है, कुछ ना कुछ हो रहा है। बम्बई में 3.5 करोड़ पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 5 समझा मैं बात। तो आपको एक वो इसके लिए- चैलेंज है। दूसरा अच्छी बात यह है जी। कि इनको देखना चाहिए कि ऑनलाइन फाइलिंग हो। कंज्यूमर में आज ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग चालू कर दिया है, तो सुविधा के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत मस्त जैसी सुविधाएं भी होगा, हो। आपको सोल्यूशन मिलेगा। और लास्ट में ब्रोकर्स भी इसके अंदर जी लिए बस हैं। ये कल वाली बात आपने और कल भी की कमर्शियल लोगों को भी इसके अंदर लिया है। राइट commercial राइट। projects, ये वो अच्छा है। ये हमारा कल का टॉपिक है। अभी से दर्शकों को बता दूं कि ब्रोकर्स भी अब इसके अंदर आए हैं, तो क्योंकि ब्रोकर एक बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट बनाते हैं इस पूरी डील का, बीच में होते हैं, तो उनके ऊपर भी रेरा लागू होगा। ये विषय कल का है रेरा की पाठशाला में। लेकिन आज की इस बात को कंक्लूड करते हुए यही कहूंगा कि काफी कुछ है, क्योंकि दारोमदार पूरा इस कानून के ऊपर अब आ गया है। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी अभी घर खरीद चुके हैं और अपने को फंसा हुआ पा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कायदे हैं। ढंग से पढ़ लें, जान लें, समझ लें। काफी कुछ है जो आपको आपका घर दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, ये बातें हम कर रहे हैं यहां पर कि अब कितना इफेक्टिव होगा वो समय बताएगा, लेकिन फिर भी अपने हक को जानना जरूरी है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे। जाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।